हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिजिक्स वाला में। माई सेल्फ रौनक। और आज अपन पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, और फिर इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, इसके बाद इसका नेक्स्ट चैप्टर डिटरमिनेंट भी कर लेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की कहानी मैं तुम्हें पहले बता देता हूं यार। ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। जिनका भी मैथ्स थोड़ा हिला हुआ है, ठीक है, उनके लिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट करना इतना आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सारा नंबर प्लस माइनस का गेम है। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो सारे सवाल जो आते हैं वो सारे सवाल ऐसे आते हैं कि आप बिल्कुल इजीली उसको सॉल्व कर सकें, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और ये ऐसे बिल्कुल बेसिक सवाल। ठीक है, तो यार ये चैप्टर आपको बिल्कुल जरूर जरूर से ये करके जाना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स की अगर अपन पूरी कहानी की बात करें तो मैट्रिक्स यूज कहां होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। मैट्रिक्स बच्चों सिर्फ काम आता है रिप्रेजेंटेशन के लिए। किसके लिए काम आता है? रिप्रेजेंटेशन। मतलब मैट्रिक्स की कभी भी आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब आप बोलोगे सर मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो डिटरमिनेंट की निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं और अगर अपन उससे एसोसिएट होता हुआ डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो मैट्रिक्स सिर्फ किसके काम आता है? सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के काम आता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का काम क्या होता है आप आगे देखेंगे जब आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेंगे, या फिर जो मेन ब्रांच है शायद इलेक्ट्रिकल में भी आप देख लेंगे, तो यहां पे आपका मैट्रिक्स जो है, ठीक है ना, मैटलैब हो गया, इनमें बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आगे के लिए। पर अभी अपन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी और आपके बोर्ड की बुक में है, तो फिर मतलब इसका मतलब ये है कि आपके पेपर में भी आएगा और मार्क्स लाना अपने लिए जरूरी है। ठीक है, तो भाई तैयार हो गया? चलिए ग्रेट। तो भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना हाउ इज द जोश। ठीक है, चालू करते हैं अपन। तो इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे अगर मैं उसकी बात करूं तो देखिए, सबसे पहले अपन जो कंप्लीट करने वाले हैं वो है मैट्रिक्स के अंदर कि भाई मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, और उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के बाद अपन इसके अलजेब्रा की बातें करेंगे। ठीक है, कि भाई प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों अपन जब आगे जाएंगे तो अपन देखेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर जो आप स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, फिर और आगे जाएंगे आप तो इसमें और देखेंगे कि ट्रेस क्या होता है। ठीक है, और ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज के बाद स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, इनकी बात करने के बाद सीधे अपन चल जाएंगे इनवर्स और एडजॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो यार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो टॉपिक यहाँ पे मैट्रिक्स के कुछ टॉपिक्स है जो डिटरमिनेंट से भी मैच करते हैं, तो मैट्रिक्स प्लस डिटरमिनेंट मिला के ये पूरा एक अपना एक अच्छा चैप्टर बन जाएगा। चालू करते हैं यार इस चैप्टर को। तो देखिए भाई, मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे कंसिस्टिंग ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये पूरी डेफिनेशन है। मैं आपको सीधी सरल भाषा में अगर तुम्हें समझाऊं कि भाई मैट्रिक्स क्या होता है तो आप देखना यहां पे एक सेकेंड। हाँ देखें भाई, मैंने बोला कि भाई ये एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है ना, ए ये एक मैट्रिक्स हो गया। इसके अंदर तीन रो है एंड दो कॉलम से। क्लियर है क्या? कितने कितने? तीन रो और दो कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि सर यहां पे दो कॉलम है, मतलब एक दो है ना, एक दो और एक दो। मतलब ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो चीज होती है ये इसे अपन कहते हैं कॉलम वन, और इसे बच्चों अपन क्या कहते हैं? कॉलम टू। सिमिलरली अगर आप इधर आएंगे तो ये चीज आपके लिए हो जाएगी रो वन, ये आपके लिए हो जाएगी बच्चों रो टू, और ये आपके लिए क्या हो जाती है? रो थ्री। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो रो वन, रो टू और रो थ्री की कहानी सबको समझ में आई क्या? बताएं भाई, क्लियर है? तो देखिए भाई, ये हो गई फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। ठीक है, अब यहां पे नंबर्स जो हैं वो अपन डाल देंगे। देखें भाई, यहां पे आप हमेशा याद रखिएगा रूपचंद। किसको याद रखना है? रूपचंद को। ठीक है, ये रूपचंद जी कौन है? ध्यान से देखिए, रूपचंद में आर होता है बच्चों रो का नंबर और सी होता है कॉलम का नंबर। इसका मतलब यहां पे आपके पास आएगा 1 1, क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बिलोंग करता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर यहां पे क्या आएगा, तो देखो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, सिमिलरली 2 1 और 2 2, फिर भाई 3 1 और क्या आ जाएगा? 3 2। इसका मतलब क्या होगा कि ये सारे एलिमेंट्स आपके पास यहां पे बन जाएंगे। और अगर मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर की बात करूं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो बच्चों ये जो लास्ट एलिमेंट होता है इसका ऑर्डर जो होता है, मतलब 3,2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। 3,2 कैसे? क्योंकि इसमें तीन रो है और दो कॉलम है। क्लियर है क्या? तो अब इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैंने बोला यहां पे आपके पास है 1 2 3 5 4 1, ठीक है, ऐसा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे जल्दी से बताओ 8 2 1 क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 1 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब ये कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 को।
क्या ये बात समझ में आई? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ए आई जे, ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं भाई, ए आई जे, तो भाई ये आई क्या होता है? आई शो करता है जो रो का नंबर है, और जे किसको शो करेगा? कॉलम के नंबर को। अरे ये बातें समझ में आ रही है? बहुत आसान चीजें हैं ये, ठीक है। अब ये चीजें देखना आप, इससे सवाल कैसे बनेंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा। यहां पे अपन ने देखा रो क्या होती है, रो होती है भाई हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, और कॉलम वर्टिकल है ना, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल क्या होते हैं? कॉलम। सो इसमें 2 कॉलम से और 3 रोज है। अब किसी भी एरर को आप अगर इससे एनक्लोज करते हैं, ठीक है, इस वाले से या फिर इस वाले से, ठीक है, बेसिकली आपको ये वाला ही दिखेगा। तो भाई यहां पे ये वाला अगर जैसी शक्ल दिखेगी तो तुम जान जाओगे ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हमेशा इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप? कैपिटल लेटर से, ठीक है। और एलिमेंट्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। तो यहां तक की भाषा सबको समझ में आई? क्लियर है? चलिए अब इसके सवाल देखेंगे अपन। इसका सवाल किस टाइप का बनेगा? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर 2 रो है, ठीक है ना। तो भाई 2 क्रॉस कितना आएगा? 2 क्रॉस कितना आ जाएगा? 3। इसका मतलब क्या आएगा? इसका ऑर्डर आ जाएगा आपके पास 2 क्रॉस 3, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई A11 क्या होगा, तो A11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के। क्लियर है क्या? अच्छा, अगर मैं A12 बोलूं तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे आप हर एक एलिमेंट को शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या ये बात तो सबको समझ में आई? हाँ भाई, चलें आगे। थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूं ताकि आपका जल्दी से जल्दी मैं ये चैप्टर कंप्लीट करके अगले चैप्टर की तरफ अपन आ सके, ठीक है। हाँ, पर ये नहीं है कि इस चैप्टर में ऐसा इतना फास्ट भी चल जाए, समझ नहीं है आपको, समझ में सारी चीजें आ रही होंगी, ठीक है। नहीं आ रही होगी तो आपको हमेशा बोल रखा है मैंने, एक कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के बताइएगा जो भी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में आ रही है, वो अपन अगले लेक्चर में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बात करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 2, ठीक है ना, मतलब एक मैट्रिक्स शो कंस्ट्रक्ट करना है, और ये ऐसा कुछ दे रखा है कि भाई ए आई जे ये किसके इक्वल है बच्चों? आई प्लस 2j, है ना, किसके इक्वल है? इसको लिख लें, आई लिख लें, इसको क्या लिख दें? आई प्लस 2j। क्लियर है क्या? अब ये आपको एक प्रॉपर्टी दे रखी है, ठीक है। तो अब इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो यहां पे आप एक मैट्रिक्स बना दीजिए, ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए यहां पे क्या आ गया आपके पास? 11 12 21 22 और 31 32, ठीक है। 3 रो और 2 कॉलम्स। क्लियर है क्या? अब इसमें आपको एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। सबसे पहला एलिमेंट विच इज 1 1, ये बच्चों 1 2 आ गया, ये आपके पास 2 1 आ गया, ये आपके पास 2 2 आ गया। सिमिलरली ये आपके पास 3 1 आ गया, और ये आपके पास क्या आ गया? 3 2। तो अगर मैं A11 की बात कर रहा हूं तो यहां पे I और J की जगह कितना रखना पड़ेगा? 1 1। और जैसे आप 1 1 रखेंगे तो यहां पे आपके पास कितना आ जाएगा? 3 आता है ना भाई। 1 प्लस 2, 1 2 3, हाँ बहुत ही बढ़िया। अगर मैं A12 की बात करूं तो बच्चों वो क्या होगा? ये आ जाएगा 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 5। सिमिलरली A21 की बात करें, ये आपके पास 4 हो जाएगा। तो अब मैं शो लिखता जाता हूं, ये आ गया 3 5। क्लियर है क्या? ये कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर ये आ रहा है 4, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 6 और 2 6, है ना। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपके पास 5, और ये आपके पास कितना आ रहा है? 3 7। क्लियर है? तो ये ऐसा कुछ आपके पास बन जाएगा। तो ये एक मैट्रिक्स आपने बना दिया, ठीक है। और अगर बना दिया तो अपने आप को एक नंबर दे दो आज। क्लियर है क्या? एक नंबर है ना, दे दिया करो, है ना, लिख लिया करो भाई। 1 मार्क्स है ना, वो जैसे टीचर नहीं लिखता ये ऐसे, ये राइट लगाया 1 मार्क्स नहीं गया। चलिए बहुत ही बढ़िया, समझ में आया। एक सवाल मैं आप लोगों के लिए पूछना चाहता हूं, ठीक है, मुझे जरूर बताइएगा। आपको एक कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है? 3,4, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है? 3,4 सच दैट ए आई जे, बच्चों ए आई जे किसके इक्वल है? मॉडुलस ऑफ आई माइनस जे। किसके इक्वल है? मॉडुलस ऑफ आई माइनस जे, ठीक है। जल्दी से मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक काम करो, और आसान करते हैं, इसको थोड़ा आसान करते हैं ताकि अपन इसका आंसर देख सकें। तो भाई ए का ऑर्डर रख दीजिए 3,3, ठीक है, और ए आई जे क्या है? आई माइनस जे। आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा ये मुझे बताइएगा। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे इसको बता पाते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और आगे चलते हैं अगले सवाल, अगले टाइप पे, ठीक है। ये टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला टाइप जो मैं आपको बताने वाला हूं विच इज रो मैट्रिक्स, ठीक है। ये रो मैट्रिक्स क्या होता है अगर मैं उसकी बात करूं तो रो मैट्रिक्स में ध्यान रखिएगा सिर्फ एक रो होनी चाहिए। मतलब कि जब भी आप लिखेंगे रो मैट्रिक्स की बात करेंगे तो यहां पे
एक ही रो होनी चाहिए, एक ही रो होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो बच्चों ये 1 1 आ गया, ये 1 2 आ गया, ये 1 3 आ गया, ऐसे चलता जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 1 into n। कितना ऑर्डर आएगा बच्चों 1 into n। ये 1 क्यों आया, क्योंकि इसमें कितने रो हैं, एक ही रो है। क्लियर है क्या, ये चीज समझ में आई आपको। तो अगर मैं रो मैट्रिक्स की बात करूं तो आप क्या बोलोगे, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। अगर मैं ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स की बात करूं तो आप बोलोगे सर वो सारे मैट्रिक्स जिनमें एक ही कॉलम है, और अगर एक ही कॉलम है तो ये कौन सा किसको डिनोट करेगा, कॉलम मैट्रिक्स को डिनोट करेगा। ठीक है, ये ऐसे टाइप के, ये ऐसी शक्ल के जो मैट्रिक्स होते हैं इन्हें अपन क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इसका ऑर्डर अगर मैं लिखना चाहूं तो ये इसका ऑर्डर होता है बच्चों m×1। कितना होता है, m×1। m कितना भी हो सकता है, m n है ना, पर ना पॉजिटिव होना चाहिए इंटीजर, और यहां पे कॉलम कितना होता है, 1 होता है। क्या ये बात समझ में आई। चलें आगे। अगला जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नाम सुन के कुछ याद आता है सर, जीरो, जीरो मतलब हर एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट अगर जीरो है, ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है पर हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, उसे अपन क्या कह देंगे, जीरो मैट्रिक्स। और इसका दूसरा नाम होता है नल, है ना, जीरो को नल भी बोलते हैं। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स भी इसे अपन कहते हैं। अगला मैट्रिक्स आता है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो सबसे ज्यादा अपन पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो क्या, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2×2 है, या फिर जिसका ऑर्डर 3×3 है, ठीक है, या फिर 4×4 है, ऐसे टाइप का मैट्रिक्स को अपन क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप देखेंगे तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं वो भी अपन अगले चैप्टर में देखेंगे, पर यहां पे अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूं, आप इजीली इसको देखकर बता सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है या नहीं है। कैसे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। समझ में आया क्या। चले आगे। अगला है भाई डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, सुनना मेरी बात, हमेशा ध्यान रखना कि पहली चीज आपको पता होनी चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, एक मैंने मैट्रिक्स बनाया आपके लिए, ये मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, A11 A12 A13। ये एलिमेंट्स लिख दिए। ठीक है, सुनना, अब यहां पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। किसकी बात करेंगे अपन, डायगोनल एलिमेंट की। ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चों, ये वाले एलिमेंट्स तीनों, ये तीनों एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। अब ये मत बोलना सर ये वाला भी तो डायगोनल है, नहीं, सिर्फ मेन जो डायगोनल होता है, ठीक है, ये वाला डायगोनल, इसके एलिमेंट से अपन क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। और इसमें एक और चीज आती है बच्चों, ट्रेस, है ना, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पर कभी पूछे ट्रेस क्या होता है, तो ट्रेस होता है बच्चों सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट मतलब A11 प्लस A22 प्लस A33, ये जो होता है इसे अपन क्या कहते हैं, ट्रेस कहते हैं। क्लियर है क्या, तो ट्रेस मतलब समझ गए आप, है ना। अब यहां पे जो बचे हुए एलिमेंट्स है उसे बोलेंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब वो डायगोनल एलिमेंट नहीं है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट उनको अपन कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। तो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो गई, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी, ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आप क्या कीजिएगा, आप ये देखिएगा, क्या देखिएगा कि भाई यहां पे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होने चाहिए, मतलब सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो भाई अब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आप क्या बोलेंगे, सर अगर मैं डायगोनल की बात कर रहा हूं, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं, डायगोनल मैट्रिक्स की, तो इसके अंदर पहले तो डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो ये सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये इनमें से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट जीरो, मतलब 1 2 3 1 2 3 ये जीरो होने कंपलसरी हैं, ये जीरो होने कंपलसरी हैं। और ये बाकी के जो एलिमेंट्स है ना, इनमें से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब ये वाला 1 0 0, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ, अब बोल रहे हो सर यहां पे अगर 2 होता तो ये भी एक डायगोनल होता, यहां पे अगर 8 होता, यहां पे अगर 8 होता तो ये भी डायगोनल होता, मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो है इनको हक है कि नॉन जीरो होने का, बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई, हाँ भाई क्लियर है।
समझ में आई कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ऑफ डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होते हैं और जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनमें से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए बाकी। अब इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, है ना, ये पूरा लिखने के बजाय अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 और 3 है, तो भाई इसको इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है? चलिए लिख लीजिए इसे जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे चलते हैं। अगला स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो ये वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं। मतलब यहां पे आप देखोगे ये दो डायगोनल एलिमेंट है और दोनों की वैल्यू सेम है। इसमें ये तीनों डायगोनल एलिमेंट है और तीनों डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू सेम है। तो मतलब ये वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू अगर इक्वल हुई तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अगला यूनिट मैट्रिक्स। ये सवाल डायरेक्ट पूछा है 2019 के पेपर में कि भाई यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसकी शक्ल कैसी होती है। तो बच्चों अगर डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है ना, जो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 1 हो गई उसे अपन क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। इसका मतलब अगर मैं बोलूं इसकी शक्ल कैसी दिखेगी तो तुम बोलोगे सर इस टाइप की शक्ल इसकी दिख जाएगी, या फिर तुम बोलोगे सर ऐसी भी दिख सकती है। कैसी? 1 0 0 0 1 0 और साथ में क्या आ सकता है? 0 0 1। क्या ये बात समझ में आई? क्या क्लियर है? तो डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आई और उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स समझ में आई और स्केलर के बाद यूनिट मैट्रिक्स समझ में आई, जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए या फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। क्या बात है ना? 1 नंबर का सवाल आएगा ये। अब बताओ मुझे, 4 वैल्यूज दे दी थी और पूछा था भाई यूनिट मैट्रिक्स कौन सी है। क्या देखकर तुम लोग नहीं बता सकते? बताओ, बता दोगे ना? हाँ, बहुत ही बढ़िया। चलिए ग्रेट, आगे चलते हैं। अगले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब सुनना, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ये कुछ अलग चीज नहीं होती। देखिए भाई यहां पे मैंने क्या किया, ऐसा कुछ बना दिया 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर में सिर्फ ऊपर वालों को जीने का हक है, नीचे वाले सब जीरो। नीचे वाले क्या हो जाएंगे? सब जीरो। ठीक है, अब यहां पे कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ। क्लियर है क्या? तो मतलब जो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स है, उनके नीचे वाले सब जीरो, तो ये अपर ट्रायंगुलर। अगर मैं ऐसे तुमसे बोलूं कि भाई लोअर ट्रायंगुलर है, कौन सा है? लोअर ट्रायंगुलर, तो तुम क्या बोलोगे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सर ये यहां पे बनाया। अब अगर लोअर ट्रायंगुलर है तो ऊपर वालों को जीने का हक नहीं है, तो भाई इसको दे दो 0, इसको दे दो 0, इसको दे दो 0। अब बाकी के यहां के एलिमेंट्स को लिख दीजिए ए बी सी डी ई एफ। क्लियर है क्या? तो ऐसे टाइप की जो मैट्रिक्स होगी उसे अपन क्या कह देंगे? लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, इस वाले चैप्टर में आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत ही खतरनाक होनी चाहिए और वो मैं करवा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी बहुत फास्ट अपन इसलिए ले रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल अपन क्या कर सकें, इसमें कवर कर सकें। चालू करें आगे देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी? सुनना, दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कि भाई उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो देखते ही बोल दो भाई तू इक्वल हो ही नहीं सकता, है ना, तुझे इक्वल होने का अधिकार नहीं है। अगर इक्वल होगा इसका मतलब उनका ऑर्डर पहली बात तो सेम होगा। पर अब बोलोगे सर अगर ऑर्डर सेम है तो हो जाएगा क्या? नहीं, तो भी फिर आपको एक और चीज देखनी है, विच इज कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इसका मतलब ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए? इसके 1 1 वाले से। मतलब जो ए आई जे है ना, अगर मैं बोल रहा हूं ए आई जे, वो किसके इक्वल हो जाएगा? बी आई जे। ठीक है, फॉर एवरी आई एन जे। मतलब इसका 1 1 वाला 1 1 से, 1 2 वाला 1 2 से, 2 1 वाला 2 1 से। और ये अगर मैं बोलूं कि भाई अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या क्या देखोगे कि भाई उनका ऑर्डर इक्वल है क्या, और दूसरी चीज क्या देखोगे? उनके कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं क्या। अब अगर मैं बोलता हूं भाई ये दोनों इक्वल है, जल्दी से मुझे एक्स वाई जेड बता दो, तो क्या करोगे भाई? इसको इससे इक्वल कर दोगे। अगर इसको इससे इक्वल करोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 5। क्या ये बात समझ में आई? क्या इसको इससे इक्वल करो तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1, है ना। इसको इससे किया, यहां से z कितना आ गया? 3। और 7 तो 7 के बराबर आजकल होता ही है। ठीक है, 7 इज इक्वल टू 7। ठीक है ना, फेवरेट नंबर माएगा। क्लियर है क्या? चलिए, तो 7 इज इक्वल टू 7 होता है। इसका मतलब हाँ, अगर तुम बोलो सर यहां पे -7 होता तो फिर ये कभी इक्वल नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो इक्वल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सारे एलिमेंट्स, कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना पड़ेगा। दूसरा उनका देखना पड़ेगा भाई तुम ऑर्डर भी इक्वल कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। क्या ये बात समझ में आई? चले आगे,
बहुत लंबा चैप्टर है यार ये, है ना, और अपन की थ्योरी जो है मेन मेन चीजें सारी कवर अपन यहाँ पे कर लेंगे। 3 सवाल बैक टू बैक आपके सामने है। पहला सवाल जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ रहा है। जल्दी से एक एक बच्चा यहां पे पार्टिसिपेट करे। भाई क्या करोगे, इसको इससे इक्वल किया तो यहां से x माइनस वाई बच्चों किसके इक्वल आ गया, -1 के, और 2x माइनस वाई बच्चों ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। अगर मैं x और y निकालना चाहता हूं तो मुझे बताओ क्या इसको माइनस नहीं कर सकते आप? भाई इसको आपने माइनस किया, ये माइनस, ये प्लस, और यहां पे माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। यहां पे आ गया -x इज इक्वल टू -1, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 1। अब सिमिलरली अगर आप y निकालना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है x माइनस वाई बच्चों ये किसके इक्वल है, -1 के, तो x का वैल्यू 1 रख दीजिए। जैसे ही आप x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस वाई बच्चों ये किसके इक्वल हो गया, -1 के, तो यहां से y का वैल्यू आ जाएगा 2। अब मुझे बताओ अगर x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो आजकल 1+2 का मार्केट में वैल्यू क्या चल रहा है। जल्दी से मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे हैं जो सीरियसली यहां पे लेक्चर्स अच्छे से अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए। पहले भी मैंने देखा बहुत बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, चलिए लिख के बताइएगा आजकल 1+2 कितना चलता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला सवाल। आपको ये कंडीशंस गिवन है, आपको बताना है a-2b का वैल्यू। क्या करेंगे जल्दी से बताएं, सॉल्व करें भाई, जल्दी जल्दी फास्ट। देखो मेरे से पढ़ने का एक फायदा है, मतलब फायदा क्या है वो बता देता हूं, तुम्हारी स्पीड तेज करवा दूंगा। ठीक है, बोर्ड का पेपर बच्चों का होता नहीं है 3 घंटे में, 3.25 घंटे में, तो इसके लिए तुम्हारी स्पीड फास्ट होनी चाहिए, और स्पीड फास्ट होने के लिए तुम्हारा दिमाग तेज चलना चाहिए, और दिमाग तेज चलने के लिए तुम्हें जल्दी जल्दी सवाल करने पड़ेंगे, और जल्दी जल्दी सवाल अगर तुम्हें करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर एग्जाम में जाके जल्दी जल्दी करोगे तो गलत हो जाएगा। तो जब प्रैक्टिस ही फास्ट करोगे तो मार्क्स तो अपने आप फास्ट आएंगे। ठीक है, तो भाई थोड़ी स्पीड अपनी बढ़ाओ। ठीक है, थोड़ी मेरी स्पीड को मैच करो, पता चलेगा धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि यार तुम्हारी स्पीड कैसे इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, ये फायदा है यहां पर। ठीक है, आपको पीडब्ल्यू में जल्दी जल्दी पढ़ाया जाएगा और सारी चीजें आपकी जल्दी जल्दी कवर हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम से पहले। क्लियर है क्या? चालू करें, चलते हैं। बताइए भाई क्या करेंगे आप? बहुत ही बढ़िया। क्या लिखेंगे आप कि भाई a+4 किसके इक्वल आ गया बच्चों? 2a+2। क्लियर है क्या? तो यहां पे इधर लाइए, और 4 - 2 बच्चों ये किसके इक्वल आ गया? 2a - a, यानी a का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के। सिमिलरली अगर मैं इधर आता हूं b का, देखो भाई 3b किसके इक्वल आ गया बच्चों? b+2, तो यहां से 2b कितना आ गया? 2, यानी b कितना आ जाएगा आपके पास? 1, और b अगर 1 आ गया तो यार a - 2b बता दो कितना हो रहा है। अब ये फिर से मैं कमेंट बॉक्स में तुम लोगों से आंसर चाहता हूं। ठीक है, अब ये प्लस माइनस की थोड़ी गणित तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, a - 2b कितना होगा? अगर a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 1 है, जल्दी से लिखकर बता देना कि a - 2b क्या होगा। और आप देख सकते हैं अगर आप a और b का वैल्यू इसमें रखें, इसमें, तो यहां से ये -6 ही आएगा। ठीक है, अगर नहीं आए तो लिख देना a और b कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है ना, चलें आगे। क्लियर है क्या? आगे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा। अब बताओ भाई जल्दी से क्या पूछा है आपसे? ये बोला है भाई x × y जो बच्चों 8 है। अच्छा, x + y बच्चों ये किसके इक्वल है? 6 के। ठीक है, अगला नंबर z + 6 दिस इज इक्वल टू 0, तो z कितना आ गया बच्चों? -6, और w इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 4, तो यहां से w आ गया, z आ गया। पर अपन को क्या क्या चाहिए था? x + y + z। क्या करोगे? अरे मालिक x + y पता है, z पता है, दोनों को ऐड कर दोगे क्या? ऐड करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा मैं तुमसे पूछता x और y क्या है, तो इन दोनों से निकाल लेते। कैसे? यहां से x की वैल्यू उठा के इन टर्म्स ऑफ y इसमें रख देते, y में क्वाड्रेटिक आती, सॉल्व हो जाती। वैसे तो मुझे दिख रहा है 2 और 4 होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट तुम देखना सीखो। चलते हैं आगे। अगला सवाल, इस टाइप का सवाल आपका 1 नंबर में बन सकता है। ठीक है, ये सवाल क्या बोल रहा है? अब मैं एक सवाल तुमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, मुझे ये बताना, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 × 4 है। ठीक है ना, जिसका ऑर्डर क्या है? जिसका ऑर्डर है 3 × 4। अगर बच्चों 3 × 4 है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर इसमें 3 तो रो है और 4 कॉलम है, इसका मतलब ऐसा कुछ बन रहा होगा 3 × 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है क्या? तो इस टाइप में आपके पास बन रहा होगा। ठीक है, यानी अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएंगे? 12। इसका मतलब आप ऑर्डर से क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं भाई किसी का ऑर्डर m × n है, तो भाई इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? m × n। क्लियर है क्या?
तो अगर m क्रॉस n इसका ऑर्डर है तो m मल्टीप्लाई n इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब ये यहां पे कैसे यूज करेंगे, ठीक है, कि भाई अगर अगर किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है, ठीक है ना, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या करना, 12 के फैक्टर्स कर लेना। 12 के अगर तुम फैक्टर करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा 12 के, एक तो 1, एक 2 आ जाएगा, 2 से बच्चों ये 6 आ जाएगा, 2 से ये आ जाएगा 3, और 3 से ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो भाई अब 12 के अगर मैं देखूंगा तो सबसे पहला फैक्टर आ रहा है 12, क्लियर है क्या, तो लिख दो 12 इंटू 1, और अगर एक 12 इंटू 1 लिख रहे हो तो दूसरा लिख देना साथ के साथ 1 इंटू 12, ठीक है। तो देखो अगर 12 इंटू 1 मतलब 12 क्रॉस 1 है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 12 होंगे, और 1 क्रॉस 12 है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 12 ही होंगे। अगला देखेंगे 6, तो 6 में लिख दो भाई 2 मल्टीप्लाई 6, तो भाई एक और कौन सा आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2, फिर भाई देखो इसके बाद 3 आ जाता है, 3 मल्टीप्लाई 4, तो भाई 4 मल्टीप्लाई 3, क्लियर है क्या। और बताओ और क्या होंगे, गिन के देख लो, यही आएंगे, देख लो, और इसके अलावा बता दो जो भी तुम्हें दिख रहा हो, क्लियर है क्या। तो पता कैसे करेंगे भाई, ये देखते जाओ नंबर कौन कौन से इसको डिवाइड कर रहे हैं, एक तो 1 2 3 4 है ना, तो ये यहीं से आपके पास टोटल बन गए, क्लियर है, लिख लो यार इसे। तो इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे 6, क्लियर है। चले आगे, इसका फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, अभी पर वो फॉर्मूला यूज होगा नहीं तुम्हारा, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा, नहीं तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है, पर ऑर्डर तो तुम्हें लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा एक सवाल और मैं तुमसे पूछता हूं, ठीक है, ये सवाल क्या है, ये सवाल है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट है बच्चों 17, कितने हैं 17, फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स, जल्दी से बताएं। क्या 17 एक प्राइम नंबर है, तो इसके दो ही पॉसिबल हो सकते हैं, कौन कौन से, 1 इंटू 17 और 17 इंटू 1, क्लियर है क्या। तो ये दो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे इसके पॉसिबल ऑर्डर में आ जाएंगे, क्या ये क्लियर है। चले आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं ऑपरेशंस, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे एडिशन की, ठीक है। दो मैट्रिक्स ऐड कब कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या उनका ऑर्डर सेम है क्या। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अब ऑर्डर अगर सेम है तो फिर क्या देखेंगे, उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको ऐड कर देंगे। लाइक अगर मैं तुम्हारे लिए एक एग्जांपल दूं कि भाई ए जो है वो किसके इक्वल है, 1 2 3, और यहां पे आ गया 3 2 1, और सिमिलरली बच्चों मैंने बी बोल दिया, आपको बी मैंने बोल दिया -1 0 1 2 0 1, क्लियर है क्या। मुझे निकालना है ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी किस तरह से निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले तो ये देखो इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है या नहीं है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। अब अगर ऑर्डर सेम है तो क्या करोगे, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया तो 1 - 1 कितना हो गया बच्चों 0, यहां पे लिख दीजिए 0, 2 + 0 ये कितना हो गया बच्चों 2, अगला 3 + 1 दिस इज इक्वल टू 4, फिर बच्चों कितना आ गया 3 + 2 दिस इज इक्वल टू 5, ठीक है। फिर 5 + 0 कितना हो गया बच्चों 2, ठीक है ना, 2 + 0 कितना हो गया 2, और अगला क्या होगा 1 + 1 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2। क्या ये बात समझ में आई। तो मतलब एडिशन कैसे करते हैं, ऑर्डर अगर सेम है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं भाई सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, तो भाई आप यहां पे डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं क्या, सर अगर मैं a - b निकालना चाहता हूं तो क्या करेंगे, बताओ भाई आप क्या कर देंगे, बिल्कुल भाई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो भाई देखो 1 माइनस ऑफ -1 यानी 2 हो जाएगा, क्या ये समझ पा रहे हो, यहां पे कितना आ जाएगा 2, ये बताओ 2 - 0 बच्चों ये भी कितना आ गया आपके पास 2, अगला 3 - 1 ये भी कितना आ गया आपके पास 2, 3 - 2 बच्चों ये आ जाएगा आपके पास 1, 2 - 0 ये आ जाएगा 2, और 1 - 1 ये कितना आ जाएगा 0, क्लियर है क्या। तो इस टाइप से आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लिख लीजिए। तो भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या देखोगे कि भाई इनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, और सेम होने के बाद क्या होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को फिर आप क्या करेंगे ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। चले आगे, अगली बात करते हैं कुछ रिजल्ट्स जो एडिशन में आते हैं। पहला कि ये कम्यूटेटिव होता है, क्यों, क्योंकि अगर आप ए को बी में ऐड करें या फिर बी को ए में ऐड करें, अरे यार मुझे बताओ, अरे एक को 2 में ऐड करोगे या 2 को 1 में ऐड करोगे, क्या कोई फर्क आता है क्या, नहीं, मेन जो रिजल्ट है वो सेम आएगा, ठीक है। यानी ये जो प्रॉपर्टी होती है इसे अपन कहते हैं कम्यूटेटिव, मतलब ए को बी में ऐड करो या फिर बी को ए में ऐड करो तो ये आंसर क्या होता है, सेम आता है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव भी होता है, इसका मतलब अगर आप बोलेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी, बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें अंतर कहां होता है, पहले इसमें a प्लस बी को ऐड करो और a प्लस बी को ऐड करके फिर किस में ऐड कर दो, सी में।
और इसमें पहले b प्लस सी को ऐड कर दो और फिर इसको ऐड कर दो a में, ये दोनों वैल्यूज इक्वल आती है। इसका मतलब क्या होगा कि मैट्रिक्स एडिशन क्या होने वाला है, एसोसिएटिव भी होने वाला है, ठीक है। और अगर किसी को डाउट है तो एग्जांपल ले ले, है ना, जैसे a को 2/3 का एक मैट्रिक्स ले लो, b को भी ले लेना, c को भी ले लेना, ऐड करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्या ये इक्वल आता है या नहीं आता, ठीक है। तो आधे बच्चे तो ये बात सुन के बोलेंगे नहीं सर हमें आप पे भरोसा है, ठीक है, ये बिल्कुल आएगा। क्लियर है क्या? चलें आगे, अगली बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब कि जब आप मैट्रिक्स में कुछ ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट याद करो, बाइनरी ऑपरेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए इज इक्वल्स टू, है ना, ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ई स्टार ए इज इक्वल्स टू ए। मतलब आप ऐड ऐसा कुछ करें कि ये वापस से किसके इक्वल आ जाए, ए के। तो आपको भी पता है नल मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना, जीरो तो नहीं लोगे क्योंकि मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स बोल दोगे। तो नल मैट्रिक्स जो होता है उसे अपन कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है क्या? ऐसे ही अगर मैं आगे चलूं तो बोलूं कि भाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स का मतलब ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि वो नल मैट्रिक्स आ जाए। तो आप बोलोगे सर ए में उसका नेगेटिव ऐड कर दो। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है 1 2 3 4, तो आप बोलोगे सर इसका जो इनवर्स है ना, इसका जो इनवर्स है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में अपन क्या बोलेंगे कि इसका इनवर्स इसका नेगेटिव, यानी ये कितना आ जाएगा -1 -2 -3 एंड -4, ये चीज इसकी हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो भाई -a क्या हो जाएगा, a का इनवर्स। क्लियर है? चलें आगे, ठीक है। ये इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ये इनवर्स एलिमेंट जो होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है? एक तो इनवर्स निकाल दो ऐसे डायरेक्ट, नहीं ऐसे इनवर्स नहीं निकालते, वो अलग चीज होती है ना, वो ए इनवर्स अलग चीजों से निकालते हैं, वो इस तरीके से नहीं निकालते, ठीक है, वो मैं अभी आगे बता दूंगा कैसे निकालते हैं। क्लियर है? चले आगे, अगली बात करते हैं कैंसिलेशन लॉ। मतलब कभी तुम्हें ऐसी शक्ल लिख जाए कि भाई a प्लस बी, बच्चों ये किसके इक्वल है, a प्लस सी के, बिल्कुल भी मत शर्माना, a से a को क्या कर देना, कैंसिल आउट कर देना। अब तुम बोलोगे सर हम तो वैसे भी नहीं शर्माते, है ना, हम तो नहीं शर्माते, तो भाई a को a से कैंसिल आउट करके डायरेक्ट क्या कर सकते हो, b को c के इक्वल कर सकते हो। क्या ये बात समझ में? अगला स्केलर मल्टीप्लीकेशन। मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलता हूं भाई a है मेरे पास, क्या है यहां पे है 1, एक सेकेंड इसको ऐसा लिख दो, a b c और d, मुझे निकालना है k मल्टीप्लाई a। तो कैसे निकालें? तो भाई देखो ये k है ना, हर एक एलिमेंट के जाके चिपक जाएगा, और हर एक एलिमेंट के चिपक जाएगा तो आ जाएगा k मल्टीप्लाई a, k मल्टीप्लाई b, यहां आ जाएगा k मल्टीप्लाई c, और बच्चों यहां पे आ जाएगा k मल्टीप्लाई d। तो इस तरीके से आप किसी भी स्केलर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, ठीक है, तो वो k स्क्वायर टाइम्स होगा। वो कैसे होगा वो अपन वहां पे बात कर लेंगे, ठीक है। अभी यहां पे सिर्फ ये देख लीजिए, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से किया जाता है। क्लियर है? अगर ये बातें सबको समझ में आ गई है, एक सवाल आपके सामने है, मैं 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं आपको, जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बताओ जल्दी से। मैं देख रहा हूं तुम्हारी कॉपी में दिख रहा है मुझे, सीधे सीधे मेरी निगाहें तुम्हारी कॉपी पे, जल्दी से सॉल्व करो एक एक बच्चा। हाँ भाई कैसे किया? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले निकाल लीजिए 3a, ठीक है। तो 3a क्या हो जाएगा बच्चों, 3a अगर आप देखोगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 9, और बच्चों कितना आएगा -3 and 3। सिमिलरली फिर मैंने निकाल लिया 2b, और 2b कैसे निकालें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 2 8 14 and 4। क्लियर है क्या? 2 8 14 and 4, यहां से आ जाएगा 3a माइनस 2b, कितना आ जाएगा 3a माइनस 2b। बच्चों ये किसके इक्वल आएगा, तो माइनस कर दीजिए दोनों को, ये आ गया 4 -11, ये कितना आ गया -5, और ये कितना आ गया बच्चों 3 - 4 -1। ये इस तरीके से इसका आंसर ये बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, कई बच्चे डायरेक्ट भी करना चाहते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इसके एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके इसके एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो 6 - 2 4, है ना, ऐसे एक एक एलिमेंट को आप निकाल सकते हैं। चले आगे, क्या ये बात समझ में आई सबको? चले अगली बात करते हैं, ध्यान से देखें, ये सिंप्लीफाई करना है अपन को, जल्दी से बताओ कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। भाई cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों आपके पास cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा एंड cos थीटा। सिमिलरली ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा, और बच्चों ये कितना आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा, प्लस में भाई यहां पे लिखोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा। सिमिलरली ये आपके पास आ जाएगा
साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड करना आता है क्या? जल्दी से बताओ, दोनों को ऐड कैसे करोगे? इसको इसके साथ ऐड करोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आजकल 1 चल रहा है। साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये 0 चल रहा है, ये 0, और ये कितना आ जाएगा 1। यानी ये एक कौन सा मैट्रिक्स आ गया? बहुत ही बढ़िया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स जिसे अपन कहते हैं, ठीक है, वो चीज आपके पास आ गई है। चलें आगे, अगला सवाल ये रहा। आपको बोल रखा है कि भाई x प्लस वाई ये है और x माइनस वाई ये है, आप मुझे x और y बता दीजिए। अब ऐसे टाइप के सवाल कैसे करेंगे? तो भाई एक काम कीजिए, अगर आपको गिवन है कि x प्लस वाई ये किसके इक्वल है बच्चों? 7 0 2 5 के। अगर मैं बोलूं x माइनस वाई ये किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे सर ये इक्वल है 3 0 0 3। क्लियर है क्या? इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ x ये किसके इक्वल आ जाएगा? 10 0 2 और 8। क्लियर है? और अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से कैसे डिवाइड करेंगे? हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देंगे। ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 5 0 1 4। अरे समझ में आ रहा है क्या? अच्छा सर x निकल गया, y निकालना है, तो देखो यहां से अपन लिख सकते हैं क्या? एक तरीका तो है, दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर दो, है ना, डायरेक्ट वही कर लेते हैं। तो 2y यहां से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 4 0 2 माइनस 2, ये प्लस 2। क्लियर है क्या? तो यहां से y आपके पास आ जाएगा 2 0 1 1। कितना आ जाएगा? 2 0 1 1, तो ये 7 0 2 5। क्लियर, सही है, बिल्कुल सही है, करके देख लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलें आगे, आगे चलें। अगला है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ओहो हो, ये मस्त है, ये मस्त है। इसको समझने के लिए कुछ चीजें मैं आपको पहले समझाना चाहता हूं। कभी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, और ये कंडीशंस आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब ये कंडीशंस क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई अगर मुझे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलता हूं ए को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं बी से, ठीक है। अब ए का ऑर्डर मैंने बोल दिया P क्रॉस Q है। क्या है भाई? ए का ऑर्डर, वैसे इसने M क्रॉस N दे रखा है, ये लिख लेते हैं, ठीक है। ए का ऑर्डर लिख देते हैं M क्रॉस N, और बच्चों इसका ऑर्डर मैंने बोल दिया A क्रॉस B है, ठीक है। ये दोनों है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब इसका जो पीछे वाला एलिमेंट है वो किसके इक्वल हो जाए? इसके इक्वल। मतलब A जो है वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए? N। मतलब जो नंबर ऑफ रोज इन B है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इन बी है, ये किसके इक्वल हो जानी चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए। क्लियर है क्या? तभी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आप डायरेक्ट लिख देना कि इन दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी आ जाएगा, और उस ए बी का ऑर्डर क्या होगा? देखो ये ए को एन के साथ हटा दो, बचा हुआ क्या है? एम क्रॉस बी। तो इसका रिजल्टेंट ऑर्डर कितना आ जाएगा? एम क्रॉस बी। तो ऐसे ही अगर आप बोल रहे हैं ए और बी को एग्जिस्ट करवाना है तो देखो इसके कॉलम इसके रोज के बराबर कर दो, और इनका जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा? एम क्रॉस पी के, ठीक है ना। तो एम क्रॉस पी क्या हो जाएगा? इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। इससे एक नंबर का सवाल बन सकता है, ठीक है, बिल्कुल बनने के चांसेस हैं। बस ये देखना है आगे वाले के कॉलम पीछे वाले के रोज के इक्वल है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, तो उसकी अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना। जैसे ये है, ठीक है, अब ये है। अब ये करने से पहले मैं आपको एक सवाल और करवा देता हूं, ध्यान से देखें। यहां पे मैंने क्या किया? दो को मैं मल्टीप्लाई करना तुम्हें सिखाता हूं, ठीक है। ए है मेरे पास इस तरीके से, ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 0 1। क्लियर है क्या? इसका ऑर्डर बता सकते हो तुम मुझे? कैसे बताओगे? 11 12 13 21 22 23, यानी 2 क्रॉस 3, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बी लिखता हूं, बी है मेरे पास ये ऐसा 1 2 1, ठीक है। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा? तो क्या बोलोगे आप? भाई एक काम करते हैं और थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं इसको और लिख देते हैं 2 0 1, ठीक है, ये ऐसा लिख देते हैं। तो भाई अगर आप इसका ऑर्डर निकालोगे कितना आएगा? 11 12 21 22 31 32, यानी 3 क्रॉस 2 क्या आ जाएगा इसका ऑर्डर। अब भाई देखना चाहते हैं क्या इन दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, तो आप ए को किससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं? बी से। अब ए को बी से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? देखेंगे क्या यहां पे 3 है और यहां पे 3 है, बिल्कुल ये बिल्कुल एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि ये 3 किसके इक्वल है? 3 के। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट आप जैसे ही निकालेंगे तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? यहां पे जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 2 का। कितना आ जाएगा? 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया? 2 क्रॉस 2। अब करेंगे कैसे? तो यहां पे 4 एलिमेंट लिख दो, 1 2
3 और 4। ठीक है, सुनना, अब इस तरीके से करोगे कभी भी गलत नहीं होगा और आपको पूरी स्टेप लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भाई एक काम करना कि भाई यहां पे जो आगे वाला मैट्रिक्स है, ठीक है, आगे वाले मैट्रिक्स को क्या करना, ऐसे इसके रोज के ऊपर ऐसे गोले लगा देना, 1 और ये 2। ठीक है, कभी भी गलती नहीं होगी। और इसके कॉलम्स के ऊपर ऐसे गोले लगा दो, 1 और 2। अरे समझ पा रहे हो क्या? अब देखो क्या करो भाई, सबसे पहले अपन को चाहिए 1 1, तो इसकी रो लेकर जाओ इसके कॉलम के पास। ठीक है, और इनसे क्रॉस ब्रीड होता है ना, वो करवा दो। मतलब इस 1 को मल्टीप्लाई करा दो 1 से, कितना आ जाएगा 1, प्लस इस 2 को मल्टीप्लाई करा दो 2 से, कितना आ गया 2, प्लस इस 3 को मल्टीप्लाई करा दिया 1 से, तो कितना आ गया 3। समझ में आया? गलत कर दिया, हाँ ये गलत, ये लिखा है 4 आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। अगला, ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2 प्लस 0 प्लस 3। अरे समझ में आया क्या? ये कैसे लिखा? क्योंकि यहां पे 1 2 था तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अब यहां पे क्या है आपके पास 2 1, 2 1 का मतलब सेकंड रो को लेकर जाओ इसके कॉलम से मिलाओ। तो भाई 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, 2 प्लस 0 प्लस 1, और यहां पे आ जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 1। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 7 1 8 5 3 और 5। क्लियर है? तो इस टाइप से आपके पास आंसर बन जाएगा 4 5 6 7 8। बिल्कुल सही है, ये ए क्रॉस बी आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा सर आपने ए क्रॉस बी निकाला है, मैं निकालना चाहता हूं बी क्रॉस ए। क्या निकालना चाहता हूं? बी क्रॉस ए। क्या ये एग्जिस्ट करेगा? तो बी का ऑर्डर लिख दो यहां पे, ये आ जाएगा 3 क्रॉस 2 और ये आ जाएगा आपके पास 2 क्रॉस 3। देखो ये इसके बराबर है, बिल्कुल हो जाएगा। तो बी क्रॉस ए का ऑर्डर कितना आ जाएगा बच्चों? 3 क्रॉस 3। समझ में आया क्या? तो बी क्रॉस ए भी आप निकाल सकते हैं इजीली, और अगर आप निकालेंगे तो उसका ऑर्डर कितना आएगा? 3 क्रॉस 3। तो देखो इसका ऑर्डर तो 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। तो क्या ए बी और बी ए बराबर होते? नहीं होते। ठीक है, अब वो कैसे निकालें? तो ध्यान से देखें, इसको हटा देते हैं, अपन लिख लेते हैं। अब यहां पे बी को लिख लें आप, बी अपन निकालना चाहते हैं बी क्रॉस ए, तो यहां पे लिख दिया 1 2 2 0 1 1। मल्टीप्लाई किससे करना है भाई आपको? 1 2 3 1 2 3 201। क्लियर है क्या करोगे जल्दी से बताओ? आगे वाले की रो पे क्या करोगे? ऐसा बना दोगे, 1 2 3 1 2 3, मल्टीप्लाई करो। सबसे पहला इसको इससे करो 1 1, तो ये आ जाएगा 5। समझ में आया? नेक्स्ट 1 को 2 से किया, 2 को 0 से किया, कितना आ गया 2। इसको किया 3 और 2 5। क्या समझ में आया क्या? यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 5। अरे क्लियर है? समझ में आ रहा है चीजें? अगला बोलो, 2 प्लस 0 2 4 6। मैं इतना फास्ट था इसके अंदर कि बच्चा जब तक सवाल लिखता था मैं सॉल्व कर देता था। ठीक है, मतलब जब मैं पढ़ता था, है ना, जब मैं छोटा बच्चा था, छोटी शरारतें करता था, जब मैं पढ़ाई करता था, है ना, मैं पढ़ाई तो नहीं करता था। चलिए, तो यहां पे कितना आएगा 3, यहां पे आएगा 2 और यहां पे आएगा 4। क्लियर है क्या? तो ऐसे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। लिख लीजिए जल्दी से। अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इन जनरल बराबर नहीं होते। ठीक है, इन जनरल लिख लीजिएगा, बराबर नहीं होते। कभी बाई चांस तुम्हारी किस्मतें अच्छी हुई तो बराबर हो जाएंगे। अब ये सवाल है आपके पास, जल्दी से मुझे बताइए इसका पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ रहा है? क्या करोगे जल्दी बताओ, इसका ऑर्डर बताओ। भाई ये सवाल कुछ इस टाइप का है, 2x और 4, इसको मल्टीप्लाई किया गया है x और -8 के साथ। भाई ये किसके इक्वल आ गया? 0 0 मतलब नल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या करोगे भाई? इसका ऑर्डर लिख दो 1 इंटू 2 और इसका ऑर्डर लिख दो 2 इंटू 1। मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा? 1 इंटू 1, है ना। तो ये इस पे रो, ये कॉलम, कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर 16, x का वैल्यू आ जाएगा 4 और -4। -4 नहीं होगा क्योंकि मुझे पॉजिटिव वैल्यू पूछा है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। क्या ये बात समझ में आई? चलें आगे चलें, अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहला, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब आप अगर ए बी निकालोगे और बी ए निकालोगे, ये दोनों इक्वल नहीं आएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है अभी अपन ने जो लिया था। ठीक है, अगला, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव होता है। ठीक है, एसोसिएटिव होता है, बिल्कुल होता है, अगर ये एग्जिस्ट करे तो। ठीक है, मतलब ए को बी से, है ना, ऐसे लिख लिया करो, ए बी सी, और यहां पे भी लिख दिया आपने ए बी सी। ठीक है, आगे इस पे 2 पे लगा दो, इस पे पीछे वाले 2 पे लगा दो, ये दोनों इक्वल आएंगे। मतलब पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करो, या फिर ए को मल्टीप्लाई कर दो बी मल्टीप्लाई सी से, ये दोनों इक्वल आने वाले हैं। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव होता है।
अगला डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, मतलब अगर आप a को मल्टीप्लाई कर रहे हो b प्लस सी से, तो ये किसके बराबर आएगा, a मल्टीप्लाई b, है ना, जैसे बचपन में करते थे, और a मल्टीप्लाई सी, ये इसके बराबर भी आ जाता है। ऐसे पीछे होगा तो a मल्टीप्लाई सी प्लस b मल्टीप्लाई सी। क्लियर है क्या? चलिए, रिवीजन सही हो रहा है या नहीं हो रहा, जल्द यार कमेंट बॉक्स में बताते रहा करो, है ना, कि भाई तुम्हें चीजें समझ में आ भी रही है नहीं आ रही। अगला, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी इक्वल टू जीरो, मतलब अगर दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है उनका प्रोडक्ट हो सकता है इक्वल टू जीरो आ जाए, मतलब जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, हो सकता है अगर दोनों नॉन जीरो है तो भी जीरो आ जाए। जैसे अगर मैं a को मल्टीप्लाई करता हूं जीरो से तो जीरो आता है, ये अपन रियल नंबर में सीखते थे, पर मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर आप a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हो और a और b जीरो नहीं है तो भी ये जीरो हो सकता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल कैसा लेते हैं ध्यान से देखना, 1 माइनस 1, ठीक है, और 2 माइनस 2, और यहां पे कितना आ गया बच्चों, 1 1 1 1, करो जरा मल्टीप्लाई, 0 0, ये आ गया, ये आ गया, देख सकते हो, 0 0 0 0, नहीं समझे, तो ये देख सकते हो मल्टीप्लाई करके, ये दोनों नॉन जीरो थे पर फिर भी जीरो आ गया, ठीक है। अगला, अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब समझते हो ना, जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 है, ठीक है, ये वाली चीज, ये वाली 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये इससे मल्टीप्लाई करते हो ना तो हमेशा उसके इक्वल ही आता है, ठीक है, आई के इक्वल, ए के इक्वल ही आता है। अगला, किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे वो नल मैट्रिक्स आ जाएगा, ये तो क्लियर था अपन को वैसे भी, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला, अपन को ये शो करना है, ठीक है, कि भाई यहां पे a स्क्वायर माइनस 5 है माइनस 4i क्या है, 0 है, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, तो सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा a स्क्वायर। a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए मैं क्या ना तुम्हें ट्रिक भी सिखाऊंगा, बताना मत किसी को, मैं लास्ट में तुम्हें सिखा दूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। भाई a आपको क्या गिवन था, a आपको गिवन था 3 माइनस 5, ठीक है, और माइनस 4 2, कितना था, -4 and 2, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं a स्क्वायर निकालना चाहता हूं तो a को a से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 -5 -4 and 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों 3 -5 -4 and 2 से। करिए भाई जल्दी से, मैं चाहता हूं एक एक बच्चा इसका वैल्यू बता दे कितना आ रहा है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आ रहा है ये। जल्दी से, पूरा सॉल्व कीजिए। हाँ भाई निकाल लिया, देखें देखें भाई यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास, ये सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 9 और 20, कितना आ गया 29, फिर कितना आएगा -15 और -10 -25, फिर कितना आ जाएगा -12 और -8 -20। क्लियर है क्या? तुम लोगों से अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा तो एक बार लिख कर लेना, पर सवाल गलत मत करना, ठीक है। और अगला क्या आएगा, अगला आ जाएगा 20 और 4 24, ठीक है, ये ए स्क्वायर आ गया। अब मैंने यहीं पे 5a भी लिख दिया, ठीक है, 5a, ये कितना आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 15 -25 -20 और 10, ठीक है। अब आपको ये प्रूव करना था, ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर लिख लिया, ए स्क्वायर आ गया बच्चों 29 -20 -25 एंड 10, ए स्क्वायर -5 में क्या आ जाएगा 15 -25 -20 और 10 और -14, ये आ जाएगा -14 0 0 -14। देखें भाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -29 0 माइनस माइनस 0 -20 + 20 0 10 -10। हाँ भाई आखिरी वाला कितना था, 24 था, ये 24 है ना, देखो ये 0। क्लियर है क्या? तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल 0 आएगा, है ना। कुछ अपन ने कैलकुलेशन तो नहीं, लिखने में गलती कर दी थी, यहाँ पे +24 ही लिखा हुआ था, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको, कितना आ गया 24, ठीक है।
तो देख सकते हैं कि 0 आ गया। अब आप बोल रहे थे सर आप डायरेक्ट कैसे बता रहे थे, देखो कभी प्रूव करने वाला सवाल आए तो आपको ऐसे ही शो करना है, पर अगर डायरेक्ट लिखना है, ठीक है सुनना, डायरेक्ट लिखना है इसको तो कैसे लिखेंगे, है ना, शॉर्ट ट्रिक है ना, रौनक सर स्पेशल। चलिए देखें भाई, सबसे पहले लिख दीजिए ए स्क्वायर, क्या लिख दीजिए ए स्क्वायर, फिर लिख दीजिए माइनस ब्रैकेट ऑफ ए प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। हमेशा 2x2 के हर मैट्रिक्स के लिए ये सही है। अब यहां पे ब्रैकेट में क्या आएगा, यहां पे ब्रैकेट में आएगा बच्चों जो डायगोनल एलिमेंट का सम होता है ना वो आ जाएगा। इसमें डायगोनल एलिमेंट का सम कितना है 3 + 2 कितना आ जाएगा 5। क्लियर है। और यहां पे क्या आएगा बच्चों इस वाले में, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखोगे तो कैसे निकालते हैं, दिस इंटू दिस है ना, 3 × 2 माइनस -5 × -4 कितना हो गया 6 - 20 - 14 कितना आ गया -14। और क्योंकि मैट्रिक्स है तो आई भी लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट निकल जाएगा हमेशा। ठीक है, ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, मेंस में अपन इसको करते हैं, पर अगर शो करने के लिए आए तो ये मत कर देना, है ना, नहीं तो जितना शॉर्ट ट्रिक तुम लगाओगे ना उतने ही शॉर्ट ट्रिक से तुम्हें मार्क्स पकड़ा देगा वो वहां पे, फिर बोलना मत, लिख देना वहां पे रौनक सर शॉर्ट ट्रिक, वो पता चले बोले कौन रौनक सर, ले हटा 0। ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है वहां पे पूरा ऐसे ईमानदारी से सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ, पर अगर कभी तुम्हें ऐसे बोले कि भाई यहां पे एक्स लिख दे और बताए कि भाई एक्स का वैल्यू बताओ, तो फिर ये लगा देना, तो फिर क्योंकि वहां तो डायरेक्ट आंसर देना है एक नंबर में। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। चले आगे चलें, अगला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इंटू दिस ये 0 होना चाहिए। क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों यहां पे कितना आ जाएगा, ध्यान से देखें, इसको भाई इससे मल्टीप्लाई किया, पहले तो इसका ऑर्डर कितना है 1 × 3 और ये है 3 × 3, तो बच्चों यहां पे 3 एलिमेंट आएंगे, एक तो पहला ये वाला एलिमेंट, दूसरा ये वाला एलिमेंट, तीसरा ये वाला एलिमेंट। करते हैं, इसको भाई इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 1 2x और 15 16 2x + 16 कितना आ गया बच्चों 2x + 16। अगला इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और 3 6। अगला 2x एक 3x, और इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया 1 2x एंड दिस इज इक्वल टू 0। सही लिखा है क्या, मुझे पता है क्या लग रहा है, थोड़ी सी जो गलती हुई है, इसको भाई इससे मल्टीप्लाई किया ना, इसको मल्टीप्लाई किया इससे 2x + 16 5x + 6 x + 4 आएगा, है ना, थोड़ी सी ये गलती कर दी अपन ने, लिख लो इसको x + 4। अब भाई मल्टीप्लाई कर दो, इसको फर्दर मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा 2x + 16, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10x + 12 प्लस x² + 4x, और ये किसके इक्वल हो गया 0 के। तो बच्चों यहां पे कितना आ जाएगा x² + 12 और 4 16 16x + 28 एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्या यहां से आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बताओ भाई, कर लोगे, 14 और 2 फैक्टर आ रहे हैं ना भाई, x² + 2x + 14x + 28 है ना, कर लोगे ना इससे। अब x का वैल्यू मैं लिख देता हूं, एक तो -2 आ रहा है, एक -14 आ रहा है, ये दो वैल्यूज आ रहे हैं। चले आगे चलें अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोलता है ये, अगर fx ये है, आपको अगर a भी पता है फाइंड f ऑफ a निकालना है, मतलब इसमें a रख दीजिए तो f ऑफ a कितना आ जाएगा, f ऑफ a ये आ जाएगा बच्चों a² -5 है। अब क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स है तो यहां पे 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, ताकि ये भी तो मैट्रिक्स बनना चाहिए, तो f ऑफ a ये निकालना है। अब मुझे ये नहीं पता, देखना ध्यान से सुनना, मैं अगर इसकी इक्वेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, सबसे पहले a² माइनस ब्रैकेट ऑफ a प्लस ब्रैकेट ऑफ i इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या आता है डायगोनल एलिमेंट का सम कितना आएगा बच्चों 5, यहां पे क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट 3 और 1 6 7, ये आ जाएगा 7, इसका वैल्यू कितना होगा बच्चों 0। ठीक है क्या, पर अगर ये 2 नंबर में सवाल आएगा तो क्या करोगे, a² का वैल्यू निकालोगे, 5a का वैल्यू निकालोगे, 7i का निकालोगे, तीनों को सॉल्व करोगे, फिर नल मैट्रिक्स आएगा, फिर शो करना, कह देना हेंस दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आपके पास
आ जाएगा। समझ में आया? बाकी शॉर्ट ट्रिक तो है ही अपने पास, ठीक है। चले आगे, अगली बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरीके से लिया जाए, ध्यान से सुनना। लेट ए बी एम इंटू एन, है ना भाई। देखो पहले तो ट्रांसपोज होता क्या है यहां समझना भाई। ए आपको गिवन है ऐसा कुछ, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इसका ऑर्डर है 11 12 13 2 इंटू 3, ठीक है। ये इसका ऑर्डर है। तो इसके ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा? इसके ट्रांसपोज का मतलब होगा ए ट्रांसपोज, ऐसे शो करते हैं, या फिर डैश भी लगा सकते हैं, दोनों, है ना। ए डैश और ए ट्रांसपोज। ये कैसे निकालेंगे? देखो, इसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। रो को तो बना दो कॉलम और कॉलम को बना दो रो। मतलब ये पहली रो थी, इसको बना दिया पहला कॉलम, मतलब ए बी सी, और यहां पे ये आ जाएगा डी ई एफ। मतलब आपने क्या किया? रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज लेना। अगर इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है तो इसका ऑर्डर देख लो 2 क्रॉस 3, मतलब इसका 2 क्रॉस 3 है तो इसका 3 क्रॉस 2 आएगा। मतलब अगर ए है इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना आ जाएगा? n क्रॉस m। मतलब ये दोनों क्या हो जाते हैं? चेंज, क्योंकि रो और कॉलम को आपने क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, इसका फिर से ट्रांसपोज लिया, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये क्या आ जाएगा? तो वापिस से चेंज कर दो, ये आ जाएगा ए बी सी और डी ई एफ। मतलब ये फिर से किसके इक्वल हो जाएगा? ए। मतलब 2 बार घुमाओगे तो ए आएगा क्या? तो ये पहली प्रॉपर्टी ये आती है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये वापिस से ए आता है। अगर किसी कांस्टेंट से आप के को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेते हैं, उस के को बाहर निकाल सकते हैं, ट्रांसपोज लेके फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर एडिशन है तो भाई अलग अलग पे ट्रांसपोज लगा सकते हैं, और अगर मल्टीप्लीकेशन है तो पीछे वाला आगे आ जाता है। मतलब अगर आप बोलेंगे कि ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और इसका ट्रांसपोज लेना है, तो भाई यहां पे पहले बी को लिखना पड़ेगा, फिर ए को लिखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इसमें और चीजें अपन जो पढ़ेंगे वो है सिमेट्रिक एंड डिस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर आप कभी बाई चांस ए का ट्रांसपोज लेते हो, किसका? ए का ट्रांसपोज, और वो इक्वल टू ए ही आ जाता है, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाता है बच्चों? ए के, तो इसे बोलते हैं अपन सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है क्या? और अगर ए का ट्रांसपोज लिया, वो किसके इक्वल आ गया? माइनस ए के, और अगर माइनस ए के आया ना तो बच्चों ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। कौन सा होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। ये समझ में आया क्या? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिसमें ए ट्रांसपोज बराबर ए होते हैं। अब देखना, ए ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या है? रो और कॉलम को इंटरचेंज करना। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने बोला ए है मेरे पास ऐसा, ए बी सी और डी, तो इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा? आप बोलोगे सर इसका ट्रांसपोज हो जाएगा ए बी सी डी। और अगर आप इन दोनों को इक्वल करोगे सिमेट्रिक के लिए, तो जैसे इक्वल करोगे, देखो ये ए तो ए के इक्वल है, डी डी के इक्वल है ना। आपने क्या किया? ए को ए ट्रांसपोज किया, तो भाई ए तो ए के इक्वल आ गया, डी डी के इक्वल आ गया, पर बी किसके इक्वल आ गया? सी, या फिर सी किसके इक्वल आ गया? बी। मतलब इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उसमें डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, सुनना यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुछ भी हो, पर यहां पे जो एलिमेंट आएगा, अगर यहां पे P आया तो यहां पे भी क्या आएगा? P। अगर यहां पे Q आया तो यहां पे भी क्या आएगा? Q। यहां पे R आया तो यहां पे भी क्या आएगा? R। तभी आप जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये वाली चीज ये बनेगी, तो ये दोनों इक्वल अपने आप आ जाएंगे। क्या ये समझ में आया? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, पर यहां पे जो ये एलिमेंट्स होते हैं ना, कॉन्जुगेट बोलते हैं इन्हें कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बोलते हैं। मतलब 1 2 और 2 1 वाला एलिमेंट, वो दोनों इक्वल होते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आज के बाद कोई भी पूछे तो तुम क्या बोलोगे? सर ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई आता है हमेशा। क्लियर है क्या? ये समझ में आया सबको, है ना। जैसे 1 2 रखोगे, 1 और 2, तो 2 और 1 इक्वल आ जाएंगे, ये और ये बराबर। क्लियर है? ये समझ में आया? लिख लो आप इसे लिख लो। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिसमें ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? माइनस ए के। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं, ध्यान से देखना, ए इज इक्वल टू, यहां पे मैंने ऐसा लिख दिया, ए बी सी और डी, तो भाई ए ट्रांसपोज क्या आएगा? बताओ भाई, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? ए बी सी और डी के। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, मेरे को कोई जरूरत नहीं आ रही है ये सब चीजें बताने की, पर मैं क्यों बता रहा हूं? ताकि तुम्हारे कंसेप्ट थोड़े क्लियर हो, है ना। बाकी याद कराना मेरे लिए बहुत आसान है कि भाई ए ट्रांसपोज माइनस ए, बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक है, बोलो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो ऐसे मजा नहीं आएगा, है ना। इंटरेस्ट कब डेवलप होगा? जब तुम्हें चीजें समझ में आने लगेगी क्यों है।
रीजन क्या है, कैसे डायरेक्ट लिखते हैं, तो वो चीजें जब समझ में आएगी ना अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखें, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a किया, क्या किया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, मतलब ए सी बी डी। बच्चों ये किसके इक्वल कर दिया, ये इक्वल कर दिया माइनस टाइम्स ऑफ ए बी सी और डी। ठीक है, इसको इधर लाके प्लस कर दो दोनों को, इस दोनों को प्लस किया तो ये आ जाएगा 2a b प्लस सी, ये आ जाएगा b प्लस सी, ये आ जाएगा 2d। बच्चों ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। अब अगर 0 है, नल मैट्रिक्स है, तो सारे एलिमेंट 0 होंगे, यानी a कितना आ जाएगा, 0। और अगर a 0 है तो d भी कितना आ रहा है, 0, और b किसके इक्वल आ रहा है, -c। इसका मतलब समझ रहे हो क्या, इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो डायगोनल एलिमेंट है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो किसके इक्वल आ रहे हैं, 0। स्क्यू सिमेट्रिक में, स्क्यू सिमेट्रिक आप कैसे लिखेंगे देखना, डायरेक्ट लिखना सिखाता हूं। अगर मैं 3 क्रॉस 3 का लिखता हूं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, है ना, तो 3 क्रॉस 3 में क्या होगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं 3 क्रॉस 3 का स्क्यू सिमेट्रिक लिखना चाहता हूं तो डायगोनल एलिमेंट को लिख दो 0 0 0 हमेशा। और अगर यहां पे ए बी सी लिखा तो यहां पे बच्चों -a -b और कितना आ जाएगा, -c। लिख लेना डायरेक्ट, ऐसे आप आराम से लिख सकते हैं, -a -b और -c। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो 0, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, इस जो कॉन्जुगेट एलिमेंट है वो एक दूसरे के नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा अगर मैं सिमेट्रिक लिखता, ये तो हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, ये कौन सा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करता तो सिमेट्रिक कैसे लिखता, a इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ, यहां पे लिख दिया a b c, और यहां पे अगर p q r लिखा तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, p q r। अब डायरेक्ट लिखना तुम्हें आ गया क्या, बताओ भाई, p q r है ना। देखो आज जादू हो रहा है, यहां पे जादू क्या हो रहा है, एलिमेंट्स गायब हो रहे हैं लिख के, भूत वूत तो नहीं है यहाँ पे, हाँ भाई चलें आगे, चलिए ग्रेट। स्क्यू सिमेट्रिक, अब देखिए ये सवाल आएगा 4 नंबर में, ये सवाल किस में आएगा, 4 नंबर में। आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को लिखना है सम ऑफ स्क्यू और स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में। ठीक है, मतलब कैसे लिखते हैं ध्यान से देखना भाई, a का फॉर्मूला होता है 1/2, ध्यान से देखें, ये आ जाएगा a प्लस a ट्रांसपोज, क्या आ गया, a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। क्लियर है क्या, ऐसा लिख दो। अब अगर तुम इसको सॉल्व कर दोगे ये वापस से a आ जाएगा, देखो इन दोनों का एलसीएम 1/2 है ना, ये इसको ऐड किया 2 है, 2a/a, मतलब a को आप इस तरीके से भी लिख सकते थे। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे बोलूं ये वाली जो शक्ल है, ये वाली शक्ल को अपन बोलते हैं बच्चों सिमेट्रिक, है ना, ये वाली शक्ल को अपन क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। क्यों, अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे ये इसी के इक्वल आ जाएगा। और ये वाली जो शक्ल है इसको अपन बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या ये बात समझ में आई, तो ये फॉर्मूला याद रखना तुम लोग, a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1/2 टाइम्स ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज। क्या ये समझ में आया, लिख लें आप जल्दी से। तो अब सॉल्व कैसे करें भाई, a पता है आपको, a ट्रांसपोज लिख लीजिए, a ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 323 4 5 3 2 4 5। ठीक है, तो भाई आप फॉर्मूले में रख देते हैं, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 टाइम्स ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज। क्या a प्लस a ट्रांसपोज निकाल सकते हो बच्चों, ये आ जाएगा 6 6 5 6 5। ठीक है, अब देखें 6 5 10 और 6 कितना आ गया, 10 और 6। क्लियर है क्या, और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 7 आएगा, 10 7। ठीक है, और कितना आ रहा है, 7 और 10, ये तो हो गया इसका, प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 0 0, है ना, a माइनस a ट्रांसपोज, ये आ गया बच्चों -2, ये कितना आ गया 1, और ये कितना आ गया -1। अब ये तीनों तो डायरेक्ट ही लिख लोगे, इसका नेगेटिव यानी 2 -1 और 1। ठीक है, बस ये तुम्हारा आंसर है फाइनल, बस ये। अब इसके आगे तुम सॉल्व करोगे वापस से यहां पहुंच जाओगे, मतलब उसको बस ये यहीं तक शो कर देना, लिख देना दिस इज सिमेट्रिक, ये कौन सा है, सिमेट्रिक, और ये कौन सा है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक। ये कौन सा है आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक। बस इतना सा काम करना है तुम्हें, क्लियर है क्या, 4 नंबर तुम्हारी जोली में पक्का। चलें आगे, अगली बात करते हैं, a पता है b पता है, और ये गिवन है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड a एंड b। कैसे निकालें, ध्यान से देखें भाई, अब ये ध्यान रखना, ये एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था तुमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, पर ये फॉर्मूला यहां मत लगा देना, यहां क्यों मत लगाना, ध्यान से सुने,
ये a प्लस बी के स्क्वायर का मतलब क्या है, ध्यान से सुने, a प्लस बी का स्क्वायर, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी और a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दे। अब देखो इस a को लेकर जाओ, इससे मल्टीप्लाई करो, a को a से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया a स्क्वायर, इस a को मल्टीप्लाई किया इससे तो a इंटू बी, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो b इंटू ए, और साथ में कितना आ गया बच्चों b स्क्वायर। समझ में आया? अब क्योंकि यहां पे ए बी और बी ए बराबर नहीं होते तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते, तो इसको हटा दो, ये काम ही खत्म हो गया। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करें, क्योंकि आपको पता था a प्लस बी के स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद करो कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ क्या बोलता था, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से हटा सकते हो, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से हटा सकते हो। इसका मतलब अगर मैं इसको इधर लेकर आता हूं तो ए बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बच्चों, ए बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी, ये आ गई। अब तुम क्या a इंटू बी निकाल सकते हो, निकालते हैं, a इंटू बी कितना आ गया बच्चों, a इंटू बी, बताओ भाई, a इंटू बी, तो भाई आगे ये रहा 1 a माइनस बी, कितना आ गया a माइनस बी, फिर 1 और 1 2, फिर 2a माइनस बी कितना आ गया 2a माइनस बी, और फिर 2 और 1 3। सिमिलरली अगर मैं bA निकालना चाहूं तो bA कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें, bA तो b पहले यार ऐसा लिख लेता हूं मैं, तो a1 b माइनस 1 है ना, और यहां पे कितना आ गया 1 माइनस 1 2 और माइनस 1। ठीक है, बताओ भाई कितना आ रहा है, a प्लस 2 कितना आ रहा है, a प्लस 2, क्लियर है क्या? यहाँ पे अभी चल रही है बहुत तगड़ी ठंड कोटा में, बताना यार तुम्हारे यहाँ कैसी है ठंड। हाँ भाई, बिहार में कैसी है ठंड, अच्छी है या फिर धीरे है या फिर कम है? ठीक है, यहाँ तो अच्छी खासी चल रही है कोटा में। ठीक है, और मजेदार, मतलब खतरनाक। चलिए देखिए भाई, यहां पे कितना आ गया -a -1। ठीक है, देखो बचपन में मैं जब पढ़ाई करता था ना तो मेरी बहुत गलत आदत थी कि मैं, मतलब होता है बिस्तरों पे बैठ के पढ़ लेते थे, या फिर कहीं भी बैठ गए और पढ़ लिया, कभी टेबल और कुर्सी पे नहीं बैठे। उसका नतीजा क्या हुआ, यहाँ पे पहले बचपन से बहुत ज्यादा, मतलब वो होता है ना, पेन होने लग गया था। अब धीरे धीरे उम्र के साथ साथ वो बढ़ता गया। ठीक है, और मैंने ध्यान दिया नहीं, तो इसलिए तुम्हें बोलते हैं एक अच्छे पोस्चर में बैठो। ठीक है, पढ़ाई कॉपी किताब और अच्छे से लेकर टेबल कुर्सी पे बैठो। ठीक है, उसका नतीजा क्या होता है आगे जाके तुम्हारे बुढ़ापे में। ठीक है, अभी मेरा बुढ़ापा तो नहीं है, पर दर्द नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा बाद में बहुत दिक्कतें आने लग जाती है। ठीक है, तो ये चीज तुम ध्यान देना। बाकी मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाती है ठंड में, तो यार अभी रोज प्रैक्टिस चल रही है अपनी। ठीक है, रोज एक्सरसाइज फुल चलती है। चलिए, तो यहां पे आपके पास आ गया a प्लस 2 माइनस a माइनस 1। अगला बताइए भाई कितना आ गया, b माइनस 2 कितना आ गया, b माइनस 2, और नेक्स्ट कितना आ गया माइनस b प्लस 1, कितना आ गया माइनस b प्लस 1। अब भाई आपको क्या पता था, या तो इन दोनों का सम जीरो कर दो, ए बी प्लस बी ए जीरो, तो भाई इन दोनों का सम अगर जीरो किया तो ए बी प्लस बी ए जीरो का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 2a माइनस बी प्लस 2, है ना। यहां पे इन दोनों का सम a माइनस ए प्लस 1, यहां पे इन दोनों का सम 2a माइनस 2, और इन दोनों का सम कितना हो गया माइनस बी प्लस 4, है ना। इसको जीरो के इक्वल कर दिया, तो यहां से आप a और b निकाल सकते हैं क्या, बताएं भाई। तो a का वैल्यू तो 1 और b का वैल्यू 4, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू कितना आ गया 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल होगा। ये सवाल भी 4 नंबर में बनेगा, 2 नंबर में भी बन सकता है और 4 में भी बन सकता है। आपसे पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, 1 नंबर में तो नहीं देगा, ये तो गारंटी है, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, चले आगे अगले सवाल की तरफ। फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इफ पॉसिबल। देखो सुनो, अब ये एक कंसेप्ट है, एनसीईआरटी में है। वैसे तो अभी तक बोर्ड में इसका कोई सवाल पूछा नहीं गया, पर अगर पूछा जाए तो किस तरीके से इन सवालों को किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, पहले तो आपको देखना पड़ेगा क्या इनका डिटर्मिनेंट जीरो तो नहीं है। अगर इनका डिटर्मिनेंट जीरो है इसका मतलब आप इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या देखनी है कि डिटर्मिनेंट जीरो तो नहीं है। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आता है निकालना, कैसे निकालते हैं, 7 इंटू 1 माइनस और 15 कितना आ गया 22। तो ये तो नॉन जीरो है, ये किसके इक्वल है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है, पर इसका निकालोगे तो जीरो आएगा। तो कभी भी आप इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, तो लिख लो डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो निकालेंगे कैसे, तो ध्यान से देखना। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर सीबीएसई की बुक में है तो यहां पे आपको क्या करना पड़ता है, ऐसा लिखना होता है a इंटू आई इज इक्वल टू ए। क्या करना पड़ता है, a इंटू आई इज इक्वल टू ए, ऐसा लिखना पड़ता है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू
a इज इक्वल टू आई इंटू ए, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां पे ये फॉर्मूला लगाएं, आप यहां पे लिख दें, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा बच्चों 3, ये आ जाएगा -5 और ये आपके पास कितना आ जाएगा 7। और i मतलब कितना आ जाएगा बच्चों 1 0 0 1, और यहां पे a इसको ऐसा ही लिख दें, इसको कुछ भी मत करें, बस ये। अब अपन का मकसद क्या होगा, सुनना, मेरा मकसद एक ही होगा कि यहां पे i बनाना, इसको क्या बनाना i, और जैसे ही तुम इसको i बनाओगे ना, ये वाली चीज a इनवर्स बन जाती है, क्योंकि आपको एक और चीज पता है i किसके इक्वल होता है, a इनवर्स इंटू a के। तो जैसे से आप इसमें ऑपरेशन लगाएंगे ये अपने आप चेंज होता जाएगा, इसमें भी लगेगा ऑपरेशन, और ये वाली चीज अगर i बनेगी तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, a इनवर्स। अब कैसे करें, तो ध्यान से देखें, यहां पे जब भी ऐसा कोई मैट्रिक्स होता है तो a b c और d, सबसे पहला मकसद होता है इसको 1 बनाना, इसको क्या बनाना 1। अब अगर इसको आपने 1 बना दिया तो इसके कॉलम में जितने भी एलिमेंट है इसको 0 बनाओ, इसको क्या बनाओ 0। तो सबसे पहले इसको 1 बनाओ, इसको 0 बनाओ, ठीक है, ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में अब इस वाले कॉलम पे आ जाओ, तो इसमें 1 किसको बनाना है, डी को, तो यहां पे आप इसको बना दीजिए 1 और फिर इसको बना दीजिए 0, इसको क्या बना दीजिए 0। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो देखो यहां पे 1 है क्या, बिल्कुल 1 है, तो इसको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड स्टेप क्या थी, इसको 0 बनाना। अब इसको 0 कैसे बनाएंगे, तो देखो इस वाले रो के एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, मतलब ऐसे लिखते हैं, ये R2 है, तो R2 को किस तरीके से चेंज करेंगे ये चीज अपन वहां पे भी देखेंगे डिटर्मिनेंट्स में। तो देखो R2 को किस हिसाब से चेंज करना है, R2 के एलिमेंट्स में क्या ऐड करना है, 5 टाइम्स ऑफ R1, इस तरीके से आपको चेंज करना है। मतलब इसके एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई करो, इसके एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो। अब देखो ऐड करोगे तो क्या बनेगा, R1 तो चेंज नहीं होगा, यहां पे 1 3 आ गया और यहां पे कितना आ गया बच्चों 1 0, और इसको लिख दीजिए A। ठीक है, अब देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो कितना आ गया 0, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 15, और 15 और 7 कितना होता है 22। ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा और यहां पे कितना आ जाएगा 1। तो 2 स्टेप पूरी हो गई, 1 0। अब इसको बनाना है 1, इसको 1 कैसे बनाए, तो ध्यान से देखना, इसको भाई डिवाइड कर दो 22 से। किससे डिवाइड कर दो, 22 से, है ना, 22 से, मतलब इस तरीके से R2 को किससे डिवाइड कर दिया भाई, R2 डिवाइड बाय 22। तो जब आपने इसको 22 से डिवाइड किया तो यहां पे कितना आ गया, देखें ये आपके पास आ गया 1 3 0 1 इज इक्वल टू 1 0 5/22 और 1/22 इंटू ए। ठीक है, ये तीसरा मकसद भी पूरा हो गया। चौथा मकसद इसको 0 बनाना, तो अब 0 कैसे बनाओगे, दिख रहा है तुम्हें भाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, तो R1 टेंड्स टू R1 -3 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, ये बहुत कम चांस है इसको पूछे जाने के, पर अगर पूछ लिया तो ये पता होना चाहिए, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब बताओ भाई क्या करोगे, यहां पे लिख दो 1, देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया 0, यहां पे तो चेंज हो गई नहीं, इज इक्वल टू, देखें भाई इसमें चेंज नहीं है 5/22 और इसमें क्या आ रहा है 1/22। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस किया तो 7/22 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो -3/20, ऐसा बन गया, देख लो। ठीक है, ये इसका इनवर्स हो गया इनटू ए। तो ये वाली जो चीज है इसको अपन बोल देंगे इनवर्स। और अगर उसने बोला है एलिमेंट्री से नहीं निकालना, फिर तो मैं डायरेक्ट निकालना सिखा दूंगा, फिर तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये अपन डिटरमिनेंट्स में देखेंगे। ठीक है, पर अगर ऐसे पूछा गया है तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो भाई स्टेप याद रखना, 1 0 1 0, बस ये क्लियर है। चले आगे, आगे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, आपको शो करना है यहां पे ये ऐसा, P ऑफ x इंटू पी ऑफ वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस वाई। अब कैसे करें, ध्यान से देखें भाई, पहले px लिख लें, ये आ गया आपके पास cos x मल्टीप्लाई साइन x, है ना। अब सवाल ही सवाल है भाई, ये है माइनस साइन x और ये है आपके पास cos x। बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर दिया पी वाई यानी cos y, ये आ गया साइन y, ये आ गया माइनस साइन y और ये कितना आ गया cos y। भाई जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर इसके रो इसके ये, तो cos x cos y लिख लीजिए, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, कितना आ गया माइनस साइन x साइन y। ठीक है, ये पहला एलिमेंट। अगला आ जाएगा cos x साइन y
प्लस साइन एक्स कॉस वाई, फिर नेक्स्ट एलिमेंट माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और माइनस साइन वाई कॉस एक्स, और नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब तो सॉल्व कर लो यार, ये दिख रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी कितना आ गया भाई बताओ, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो तो ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया, ये कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया, और ये तो सीधे सीधे साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया। तो अगर आप इसकी शक्ल देखोगे ये इसके इक्वल दिख रही है, तो ये किसके इक्वल आ गया, पी ऑफ एक्स प्लस वाई। ऐसे ही आप अगर ये भी निकालोगे सेम, तो वो भी ये इसके इक्वल आ जाएगा। बस मल्टीप्लीकेशन का सवाल था, ऐसा सवाल आएगा 2 नंबर का, ठीक है, ये आप आराम से कर लोगे। अगला टाइप का सवाल ये ऐसा, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, फाइंड एबीसी। अब बताओ कैसे देखेंगे, बताओ भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब डायगोनल एलिमेंट 0, तो भाई बी तो डायरेक्ट किसके इक्वल आ गया, 0 के। अगला ये वाला एलिमेंट इसका नेगेटिव होता है, मतलब ए किसके इक्वल आएगा, -2 के। 3 किसके इक्वल आएगा, -c के। 3 किसके इक्वल आएगा, -c के, तो c कितना हो जाएगा, -3। और ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट इसके नेगेटिव आएगा, पर आ ही नहीं सकता, तो आप लिख लो कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसका अगर सवाल आता है तो लिख लेना कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। ये इस सवाल के लिए तो ये आंसर है, पर मैं चेंज कर देता हूं क्योंकि अपन ऐसा सवाल नहीं लेते, ये 2 लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब बताओ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको हटा दो, अब हटा दो, अब ये आंसर क्या आ जाएगा, ये तीनों इसके आंसर आ जाएंगे। क्लियर है, कैन नॉट बी डिटरमाइन क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों -2 कभी 1 के नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, इसलिए। समझ में आया क्या, तो ये आप इजीली कर सकते हो ऐसे सवाल। चलिए, तो भाई उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर में आपका मैट्रिक्स का तो सारा पार्ट कवर हो गया होगा, ठीक है। बेसिकली इसका जो सवाल है आप अगर देखोगे 1 और 2 नंबर में ही अभी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, और बहुत इजी होता है, लाइक 3a - 2b क्या होता है, और ये ऐसे बिल्कुल बेसिक वाले, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपकी एनसीईआरटी से अभी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीवाईक्यूज मैंने जितने कोशिश कर सकता था मैंने ले लिए, बाकी ऐसे लेने लायक थे ही नहीं वो, ठीक है, कि जैसे अब मैं क्या बताता तुम्हें 5i कितना होता है, ये सवाल पूछा था, आई किसको बोलते हैं, ये क्या होता है, तो ये सवाल आप वैसे भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो भाई जरूर से लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी बताना यार, फीडबैक देना कि कैसा लग रहा है रौनक सर से पढ़ के। और एक और चीज, अगला चैप्टर आपका डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो चीजें इसमें कवर नहीं हुई वो अपन उसमें ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट, टेक केयर गाइस।